Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, in last class we completed concept of supply, that is section 7, as well as concept of composite and mixed supply, that is section 8. Is it clear? If we will talk in respect of section 7, that is concept of supply, तो हमने उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था. वन इज अ 7.1, 7.2 and 7.3. 7.1 is the inclusion part, 7.2 is the exclusion part, whereas 7.3 हमने फ्यूचर में यदि कोई लिटिगेशंस आते हैं या फिर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज आती है जिसमें डिस्प्यूट हो जाता है कि इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैन बी नोटिफाइड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी. ये बात हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ रखी थी. इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जो हमने किया था, इसके बाद जो हमने पढ़ रखा था, डेट इज 7.2 रिलेटेड टू द एक्सक्लूजन पार्ट. एक्सक्लूजन पार्ट की यदि हम बात करें तो इट सिंपली रेड विद शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 में 9 एक्टिविटीज कंसीडर की गई थी विच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई. क्लियर है? फर्स्ट एंट्री इज शेड्यूल 3 की जो पहली एंट्री थी, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या in the course of employment, sorry. Second is nothing but the MP, MLA, etc. Third one is बोलो कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस. फोर्थ वन इज अलविदा सर्विस. फिफ्थ वन इज अ लैंड, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज 5B. उसके बाद सिक्स्थ इज एक्शनेबल क्लेम अदर देन द लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. नेक्स्ट वन इज अ नॉन टीटी टू नॉन टीटी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया. नेक्स्ट वन इज अ वेयर हाउस, कस्टम वेयर हाउस से गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं विदाउट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. एंड लास्ट वन इज रिलेटेड टू द लाइसेंस फॉर एल्कोहलिक लिकर for home consumption. This all considered as schedule 3 activities which cannot be considered as supply, neither a supply of goods nor a supply of service. At the same time इसका जो second part था वो बोल रहा था any activities notified by the central government on the recommendation of the GSTC undertaken by the central government, state government or local authority इन द पब्लिक कैपेसिटी अथॉरिटी. ठीक है, इसके बाद हम 7.1 में आए थे. 7.1 इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन पार्ट. यदि मैं इंक्लूजन पार्ट की बात करूं तो इंक्लूजन पार्ट क्या बोल रहा था मुझे? इंक्लूजन पार्ट इज वेरी सिंपल. जो हमें सिंपली बोल रहा था कि 7.1A is a general meaning of supply, that is whenever there is a supply of goods or service or both for consideration in the course or furtherance of business, for consideration in the course or furtherance of business, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस एक्टिविटी को बाय डिफॉल्ट हम सप्लाई मान लेंगे. क्लियर है? इसके बाद 7.1B की यदि हम बात करें तो 7.1B टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस. whenever there is a import of service for consideration whether related to the business or not, it's considered as a supply in terms of 7.1B. इसके बाद 7.1C आता था. C में C नहीं है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज सप्लाई. और ये जो सप्लाई थी वो कहाँ दी गई थी? शेड्यूल 1 में. शेड्यूल 1 में बेसिकली 4 सप्लाई दी गई थी. पहली सप्लाई जो हमारी थी वो क्या थी? बोलिए. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड. सेकेंड एंट्री इज नथिंग बट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन related party or between two deemed distinct person in the course or furtherance of business. इसके बाद हमने थर्ड एंट्री पढ़ी थी, that is agent to principal and principal to agent. And last one is nothing but the import of service without consideration in the course of business between related party or between the establishment located outside India and inside India. Is it clear? इसके बाद हमने 7.1A में कदम रखा था. 7.1A determine whether that particular supply is a supply of goods or supply of service, or it should be read with schedule 2. लिमिटेड ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में दिए गए थे. बाकी सारे केसेस में यू नीड टू यूज योर प्रोफेशनल जजमेंट. क्लियर है यहां तक? ओके. अब यदि मैं शेड्यूल 2 की बात करूं तो शेड्यूल 2 में सबसे पहला ट्रांजैक्शन था ट्रांसफर ऑफ गुड्स से रिलेटेड. परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्परेरी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस. सेकेंड ट्रांजैक्शन था इमूवेबल प्रॉपर्टी. परमानेंट ट्रांसफर है. इफ इट इज अ सेल ऑफ लैंड देन नॉट अ सप्लाई. इफ इट इज अ सेल ऑफ बिल्डिंग देन वी नीड टू चेक बिफोर है या आफ्टर है. इफ इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ completion certificate or first occupation whichever is earlier then not a supply, otherwise it's considered as a supply. However यदि मैं temporary transfer की बात करूं तो always considered as a supply of service. कहानी खत्म हो गई.
इसके बाद जो हमने बात की थी, नेक्स्ट वन इज द जॉब वर्किंग, ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दैट प्रोसेस इज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और नॉट। मतलब प्रोसेस का क्वांटम हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेनेवर देयर इज अ जॉब वर्किंग मतलब क्या, यू आर वर्किंग ऑन अनदर्स गुड्स, ऑलवेज कंसिडर इट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? Point number 4 related to the transfer of business asset. If you are transferring business asset with or without consideration, it is considered as supply of goods. Temporary transfer कहने का मतलब क्या है? If you are using business asset for personal use, private use or for non-business purpose, then it's considered as a supply of service. और यदि आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर इफ यू आर अ नो मोर अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाउएवर इसके दो एक्सेप्शन हमने देखे थे, वन इज अ गोइंग कंसर्न, अनदर वन इज अ कंटिन्यू ट्रांसफर, जो क्या वो बिजनेस आपका कंटिन्यू हो रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ सर्विस, सारे ट्रांजेक्शन थे, पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा था, दैट इज नथिंग बट द, बोलिए क्या था, आईपीआर, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड पॉइंट था। इसके बाद एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, एग्रीइंग टू टॉलरेट ऑफ एन एक्ट, एग्रीइंग टू बोलिए रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ऑल आर कंसिडर्ड एज अ बोलो सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड लास्ट इज अ राइट टू यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता था कंपोजाइट और कंपोजाइट में हमने सिर्फ दो बातें कवर की थी, वन इज अ रेस्टोरेंट, अनदर वन इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रेस्टोरेंट के लिए, यदि आपको याद हो तो, रेस्टोरेंट में आप गए, आपने डोसा ऑर्डर किया, डोसा के साथ साथ मिनरल वाटर भी ऑर्डर किया, आपने चिप्स ऑर्डर किए, पैकेट ऑफ चिप्स ऑर्डर किया। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? तो अब देखो यहां पर वैसे तो रेस्टोरेंट बाय डिफॉल्ट इन्होंने बोल दिया ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, बट फिर भी यदि मैं इसे सेक्शन 8 में ले जाऊं तो मुझे बताइए यहां पर एसेंशियल क्या है? डोसा, ठीक है, मिनरल वाटर इज नॉट एसेंशियल, डोसा इज एसेंशियल। दैट इज द रीजन ये पूरा बंडल कहां पर कवर हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट नॉट अ बंडल? ये वैसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही में कवर होगा बिकॉज ऑफ शेड्यूल 2, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा भी आप सोच सकते थे। अच्छा, यदि वही मिनरल वाटर आप नॉर्मल सुपरमार्केट से परचेस करते, किराना शॉप से परचेस करते, देन इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। आपने बिस्किट परचेस किया, आपने कुकीज परचेस की, चिप्स परचेस किया, इट्स ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स। बट यदि यही सेम आइटम्स आप रेस्टोरेंट में लेते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आया? ओके, अब यदि समझ में आ गया तो इसमें फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर सप्लाई ऑफ गुड्स, और यदि सर्विस सप्लाई करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद हम आए थे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। यदि मैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करूं तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में आपको मैंने होमवर्क भी दे रखा था। पहले कंसेप्ट की बात कर ले। सबसे पहले सेक्शन 8 सिर्फ और सिर्फ वही पिक्चर में आएगा व्हेनेवर देयर इज अ बंडल दैट इज अ मल्टीपल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर सिंगल प्राइसिंग। ये बात ध्यान रखना है, क्या? मल्टीपल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर सिंगल प्राइसिंग। यदि सिंगल प्राइसिंग नहीं है ना तो फिर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। इंडिपेंडेंट प्राइसिंग है गुड्स की तो फिर आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में सेक्शन 8 का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 8 का कंसेप्ट यदि पिक्चर में आता है देन वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि जो सप्लाई हमने की है, जो बंडल हमने ऑफर किया है, इज इट अ कंपोजिट और मिक्स। क्लियर है? कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या कि आपका जो बंडल है वो नेचुरल है एंड सारे सप्लाई में से एनी वन, ओनली वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो कि प्रीडोमिनेंट सप्लाई, मतलब जो एसेंशियल कैरेक्टर शो कर रही है। यदि ऐसा है तो योर बंडल इज अ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स इंप्लीकेशन है वो इंटायर बंडल के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड यदि मैं मिक्स सप्लाई की बात करूं तो व्हेनेवर देयर इज अ आर्टिफिशियल बंडल या फिर बंडल तो नेचुरल है बट मोर देन वन प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उस सिचुएशन में आपका बंडल जो है, आपकी जो सप्लाई है वो मिक्स सप्लाई है। और व्हेनेवर देयर इज अ मिक्स सप्लाई
सारी की सारी सप्लाई में से जो हाईएस्ट रेट होगा वो हाईएस्ट रेट हमें पिक करना पड़ेगा और वो हाईएस्ट रेट पूरे बंडल के ऊपर हम क्या कर देंगे, अप्लाई। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि समझ में आ गया तो जो एग्जाम्पल दिए थे वो एग्जाम्पल भी चलो हम डील कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको शायद यहीं बता दिया था, गिफ्ट ऑफ हैम्पर, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल से चलिए बात करना स्टार्ट करिए। सेकंड एग्जाम्पल लैपटॉप विथ प्रिंटर, मतलब इट इज अ बंडल ऑफ गुड्स प्लस गुड्स। किसका बंडल है बेटा ये? गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है, हाँ या ना बोलिए। इज इट अ नेचुरल बंडल? आंसर इज नो। वाई नो? लैपटॉप विथ प्रिंटर नेचुरल कहाँ है? ये तो आपने आर्टिफिशियल बंडल बनाया। एनीवन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? अगेन नो। बोथ आर अ प्रिंसिपल, बोथ आर अ एसेंशियल, बोथ आर अ प्रीडोमिनेंट, देयरफॉर इट्स अ बोलो मिक्स सप्लाई, देयरफॉर वी नीड टू ऑप्ट फॉर हाईएस्ट रेट। क्या ऑप्ट करना पड़ेगा? हाईएस्ट रेट ऑप्ट करना पड़ेगा। चिल्ड्रन विल कलर बुक, चिल्ड्रन कलर बुक विथ टॉयज, गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है, नेचुरल बंडल है, यस। प्रिंसिपल सप्लाई, यस, बुक इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट बंडल। कैसी सप्लाई होगी? कंपोजिट सप्लाई होगी। और व्हेनेवर देयर इज अ कंपोजिट सप्लाई हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या? प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स इम्प्लीकेशन हमें देना पड़ेगा। प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर क्या है? कलर बुक। प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर क्या है? कलर बुक। क्या ये आपने यदि ऐसा किया है, यदि आपने आंसर इस तरीके से नोटिंग की है तो इट इज नॉट करेक्ट, योर आंसर इज रॉन्ग। वाई? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोचिंग विद बुक्स। अब दोनों में डिफरेंस देखो, कोचिंग विद बुक्स एंड चिल्ड्रन कलर बुक विथ टॉयज, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोचिंग विथ बुक में बुक इज अ वन ऑफ द पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोचिंग। बट जब चिल्ड्रन कलर बुक विथ टॉयज की बात करते हैं ना तो इट इज नॉट एट ऑल नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है। बच्चा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गलती कर देता है, इसको नेचुरल मान लेता है। एट द सेम टाइम बोथ इज प्रीडोमिनेंट। देखो बच्चे के लिए ना दोनों के दोनों जो सप्लाई है वो प्रीडोमिनेंट है। वाई प्रीडोमिनेंट? सोच के बताओ। तो जनरली यहाँ पर फिर सप्लाई कौन सी होगी? ये मिक्स सप्लाई होगी। बट आपने यदि आंसर यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई देके रखा है तो दैट वन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज विद द स्ट्रेच ऑफ एनी इमेजिनेशन वी कैन नॉट से दैट कि चिल्ड्रन बुक के साथ टॉयज देना कंपलसरी है, या जनरली ऐसा ही होता है। वो तो कुछ शॉपकीपर या कुछ जो मैन्युफैक्चरर, जो पब्लिशर रहते हैं, वो चिल्ड्रन बुक के साथ टॉयज रखते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रंस, ठीक है। बट इट्स नॉट अ कंपोजिट, इट्स अ मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई तो कौन सा रेट लगेगा? हाईएस्ट। तो जिन्होंने भी गलत करके रखा हुआ था उसको करेक्ट कर लें। चलो जी, ठीक हो गया ये भी। अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल रेंटिंग विद कमर्शियल। इट इज अ बंडल ऑफ सर्विस प्लस सर्विस। सर्विस क्या है? रेसिडेंशियल रेंटिंग अलॉन्ग विथ कमर्शियल रेंटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैंने फ्लैट, रहने वाला फ्लैट भी लेट आउट किया, साथ में मैंने अपनी शॉप भी लेट आउट की। अच्छा, दोनों का टैक्सेशन जो होता है ना वो अलग अलग है। रेसिडेंशियल शॉप का टैक्सेशन, रेसिडेंशियल फ्लैट का टैक्सेशन अलग है और कमर्शियल शॉप का, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का टैक्सेशन अलग है। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बंडल। यस, सर्विस प्लस सर्विस का बंडल है। इज इट अ नेचुरल बंडल? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। और बोथ आर अ प्रिंसिपल, देयरफॉर एनी वन प्रिंसिपल है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आएगी? ध्यान रहेगा यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट सप्लाई क्या बोला हुआ था आपको? लैपटॉप अलॉन्ग विद द कैरी बैग। अब यहाँ पर अगेन आपसे गलती हो सकती है, तो मैं गलत ना बताते हुए डायरेक्टली सही में आता हूँ। गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है। क्लियर है? इज इट अ नेचुरल बंडल? आंसर इज यस। जनरली आपने देखा होगा जब भी आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको बैग भी मिल ही जाता है, ठीक है। क्या एनी वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? आंसर इज यस। लैपटॉप इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंटर एंड लैपटॉप इज समथिंग डिफरेंट, उसमें दोनों प्रीडोमिनेंट थे, बट यहाँ पे प्रीडोमिनेंट नेचर किसका है? लैपटॉप का है। देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स इंप्लीकेशन वी नीड टू गिव। क्लियर है? अब मैं यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सेल ऑफ मशीनरी विथ इंस्टॉलेशन, मतलब क्या बोलूंगा मैं इसे? बंडल ऑफ गुड्स प्लस सर्विस। गुड्स प्लस सर्विस का बंडल है ना। अच्छा बताओ, नेचुरल है क्या? हाँ जी, ये जनरली ऐसा होता है। आपने जनरली टीवी भी परचेस की तो साथ में इंस्टॉलेशन भी दिया गया, एसी परचेस किया गया साथ में इंस्टॉलेशन भी दिया गया। और क्या कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई? यस, मशीनरी इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, इसलिए इट इज अ कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई का हम ट्रीटमेंट दे देंगे। नेक्स्ट अगेन बंडल ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, अगेन आंसर विल बी सेम। क्लियर है?
क्लियर है? अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स विद ट्रांजिट इंश्योरेंस, इट इज ऑल्सो बंडल ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, आंसर इज अगेन सेम. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ प्रीडोमिनेंट, गुड्स सप्लाई इज अ प्रीडोमिनेंट. समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या था? गुड्स विथ होम डिलीवरी, अगेन गुड्स प्लस सर्विस, आंसर इज अगेन सेम. सेम का मतलब क्या है कि दिस ऑल कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई, दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी. अच्छा, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई कोचिंग थी, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पे मशीनरी है, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे गुड्स. दिस इज अ प्रीडोमिनेंट सप्लाई, तो उसका ट्रीटमेंट हम इंटायर बंडल को दे देंगे. क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यू चैप्टर जो हमारा है, वो न्यू चैप्टर है चार्जिंग प्रोविजन. कौन सा चैप्टर है? चार्जिंग प्रोविजन. इससे पहले कि हम चार्जिंग प्रोविजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ बैकग्राउंड हम पहले बना लेते हैं. चार्जिंग प्रोविजन, नेक्स्ट चैप्टर, पेज नंबर आई थिंक 50 था. यस, पेज नंबर 50 था ना, देख लो. 55, सॉरी, पेज नंबर 55, न्यू चैप्टर. सॉरी 55 नहीं है, पेज नंबर कौन सा है? 53, पेज नंबर 53, चार्जिंग प्रोविजन, चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है आपका, पेज नंबर 53. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? पेज नंबर 53. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम चार्जिंग प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करें, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हम आखिर चार्जिंग प्रोविजन क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गवर्नमेंट ने चार्जिंग प्रोविजन ड्राफ्ट ही क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यू नो व्हाट, आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो वो आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 265. याद है क्या? सबसे पहला आर्टिकल जो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज आर्टिकल 265, विच सिंपली सेज दैट नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. क्या लिखा हुआ था वहां पे? वापस से यदि मैं रिपीट करूं तो नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. दैट इज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ना इंडिया में कोई टैक्स लेवी किया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है. मीनिंग देयर बाय, जो हमें लीगल वैलिडिटी देनी है, ध्यान से सुनना, जो हमें लीगल वैलिडिटी देनी है, वो लीगल वैलिडिटी हमें किसे देनी है? वो लीगल वैलिडिटी हमें देनी है लेवी एज वेल एज कलेक्शन, लेवी एज वेल एज कलेक्शन. बेटा, यदि मैंने सिर्फ लेवी के लिए प्रोविजन बनाया बट कलेक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो एक्ट कोई भी यूज का नहीं होगा. दैट एक्ट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज लेवी तो हो जाएगा, चार्ज तो हो जाएगा, इम्पोज तो हो जाएगा, बट कलेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. दैट इज द रीजन, उसका कोई भी यूज होगा क्या? नहीं. एट द सेम टाइम लेवी नहीं हुआ बट कलेक्शन का प्रोविजन बना दिया, तो अगेन नो यूज. हम क्या बोलेंगे? लेवी नहीं हुआ, जब पर्टिकुलर टैक्स लेवी नहीं हुआ, चार्ज ही नहीं हुआ, इंपोज ही नहीं हुआ, तो किस बात का कलेक्शन मांग रहे हो? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन, बात खत्म हो गई. आप समझ रहे हैं? अब थर्ड केस क्या होता है कि लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों के प्रोविजन बनाए, तो वो एक्ट पर्टिकुलर पिक्चर में आता है, तब वो टैक्स प्रॉपर वे में रन किया जा सकता है. तो देयर इज अ नीड टू मेक अ प्रोविजन टू गिव अ लीगल वैलिडिटी टू बोथ लेवी एज वेल एज कलेक्शन. और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो चार्जिंग प्रोविजन होता है, इट्स नथिंग बट द न्यूक्लियर ऑफ इंटायर एक्ट. चार्जिंग प्रोविजन जो होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर ऑफ इंटायर एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्योंकि दिस इज द ओनली प्रोविजन जहां से हम चार्ज क्रिएट करने वाले. क्या क्रिएट करेंगे? चार्ज क्रिएट करेंगे. यू नो व्हाट, यदि किसी भी एक्ट के चार्जिंग प्रोविजन में थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी हो गई, आपने जब चार्जिंग प्रोविजन को ड्राफ्ट किया ना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. एट द सेम टाइम जब हम चार्जिंग प्रोविजन पढ़ते हैं तो दैट शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली एंड नॉट लूजली. प्रॉपर वे में आपको इसे समझना पड़ेगा. और यदि चार्जिंग प्रोविजन को ड्राफ्ट करते समय लॉ मेकर ने थोड़ी भी एम्बिग्यूटी रख दी, पूरा का पूरा एक्ट वहीं पर खत्म हो जाता है, उसकी लीगल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इन द प्रोविजन ऑफ लेवी एंड कलेक्शन. इतना इंपॉर्टेंस है इसका. आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस लेवी और कलेक्शन का? लेवी एंड कलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मीनिंग देयर बाय चार्जिंग प्रोविजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्ट. ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल 265 में तो बोला गया था कि आपको लीगल वैलिडिटी देनी पड़ेगी. एट द सेम टाइम एक और आर्टिकल मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, डेट इज आर्टिकल 366(12) है. सर ये क्या था, याद है आपको क्या था?
सर इट्स नथिंग बट द डेफिनेशन, इट्स नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ, बोलो, इट्स नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ, बोलिए बेटा बोलिए, इट्स नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। और यहां पर क्या बोला गया था, जीएसटी मींस क्या, जीएसटी मींस, बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा आपको, पढ़ चुके हैं हम ये, जीएसटी मींस टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज एक्सेप्ट, कुछ और भी लिखा था यहाँ पे, याद आ रहा है क्या, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा बाय द वे, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने कहाँ कवर करके रखा था सर, एल्कोहलिक लिकर को हमने स्टेट एक्साइज ड्यूटी अलोंग विद द वैट एंड सीएसटी में कवर किया था, ठीक है। अब बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 265 एंड 366(12)A हमने पावर लेकर जो एक्ट बना रखा था, दैट इज सीजीएसटी एक्ट, और सीजीएसटी एक्ट में अब हमने इन दोनों के, बोलो, दोनों के कंसिस्टेंटली पैरेलली हमने एक प्रोविजन बनाया, दैट इज अ चार्जिंग प्रोविजन। यदि आप चाहें तो यहां पर आपके लिए मैं एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 246A। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, रीजन है इसका, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि you need to prepare a law in consistent with the constitution, you cannot go beyond the provision of the constitution, constitution के जो provision हम उसके beyond नहीं जा सकते, we need to be consistent with the constitution of India, is it clear, बात समझ में आई। अब constitution of India के साथ मुझे consistent रहना है, that is the reason कि मुझे ये पता होना चाहिए constitution of India ने मुझे कितने पावर दिए। तो 246A में नो डाउट पावर दिया गया था, बट डेफिनेशन जो थी 366(12) जिसमें एल्कोहलिक लिकर को बाहर किया गया था, तो वहां से लेके हमने एक्ट बनाया और उस एक्ट में हम चार्जिंग प्रोविजन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब यदि मैं चार्जिंग प्रोविजन की बात करूं तो बेसिकली जो चार्जिंग प्रोविजन है वो, चार्जिंग प्रोविजन की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली चार्जिंग प्रोविजन है सेक्शन 9 में गवर्नमेंट ने डिफाइन करके रखा है, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। एट द सेम टाइम यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो इट्स अ सेक्शन 5, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जो कि ऑलमोस्ट कट कॉपी पेस्ट करता है चार्जिंग प्रोविजन को। बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चार्जिंग प्रोविजन के नाम पर, दैट इज अ सेक्शन 9, क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 9। यदि मैं यूटीजीएसटी की बात करूं ना थोड़ा सा और, यदि मैं आपको यहां पर डिटेल में बताऊं तो सेक्शन 7 इज नथिंग बट द चार्जिंग प्रोविजन अंडर यूटीजीएसटी एक्ट। अच्छा, एसजीएसटी एक्ट के बारे में मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग दैट हर स्टेट में प्रोविजन के नंबर जो होंगे वो चेंज हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सेक्शन 7, और सेक्शन 7 इज नथिंग बट द यूटीजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, दिस ऑल आर अ चार्जिंग प्रोविजन। इसमें से हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सबसे पहले सेक्शन 9 और सेक्शन 5 हमें पढ़ना है, 7 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने जब जैसे ही 9 हमारा कंप्लीट होगा ना, वैसे ही ऑटोमेटिकली जितने भी चार्जिंग प्रोविजन है जीएसटी एक्ट के, वो सारे मुटेटिस मुटेंडिस ही है, दैट इज द रीजन सारे एक साथ कवर अप हो पाएंगे, बट जस्ट फॉर अ रेफरेंस हम 5 को देखेंगे एक आध दो लाइन, क्योंकि वहां पर चेंज हो जाती है। अच्छा, बेसिकली ये चार्जिंग प्रोविजन में दिया क्या होता है सर, चार्जिंग प्रोविजन इज नथिंग बट द, इट्स गोइंग टू क्रिएट, बोलो बोलो बोलो, क्रिएट चार्ज। ये क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट चार्ज। क्रिएट चार्ज मतलब क्या, इट्स गोइंग टू टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब क्या है, दैट इज यहां हमें टैक्सेबल इवेंट बताएगा, और कलेक्शन के लिए प्रोसीजर बताएगा। दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग प्रोविजन। अब चार्जिंग प्रोविजन मैंने क्या कहा कि हम जो चार्जिंग प्रोविजन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, दैट चार्जिंग प्रोविजन इज नथिंग बट द सेक्शन 9, ठीक है। तो पहले सेक्शन 9 में क्या दिया है वो एक बार जस्ट गिव अ लुक, एक बार बस देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 9 देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 9 बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 मतलब 9(2) हमें 9(1) के पहले पढ़ लेना चाहिए। चलो अभी तो मैं आपको सिर्फ बस पढ़ा रहा हूँ। देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, हम टैक्स लेवी कर देंगे सीजीएसटी, एंड कलेक्टेड इन सच ए मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, मोटा मोटा यही दिया हुआ है। अब 9(2) क्या बोलता है, 9(2) भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट, मतलब इट इज द आउटकम ऑफ, बोलो क्या,
एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 366, सॉरी आर्टिकल 246 ए। ठीक है, देखेंगे मतलब मोटा मोटा ये जो बात कर रहा है दैट इज नथिंग बट द इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और 9.3 की ओर चलते हैं। 9.3 क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड, मतलब ये बेसिकली कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है? कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। और इसके आगे 9.4 भी क्या कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा है? आंसर इज यस। तो ये दोनों जो 9.3 और 9.4 वाले पॉइंट है वो कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब यदि मैं 9.5 में आ जाऊं तो 9.5 भी थोड़ा सा बस एक लुक दे दो, बस हो गया। क्या बोल रहा है कि नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे CGST, मतलब ये भी पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है क्या? यस। मतलब सेक्शन 9 को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ, क्या वापस से मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, फिर हम बाद में 5 की बात करेंगे। सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट, बेसिकली इट्स नथिंग बट द चार्जिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्या है ये? चार्जिंग प्रोविजन है एक्ट का। और इस चार्जिंग प्रोविजन में यदि मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूं कि चार्जिंग प्रोविजन किस तरीके से बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहां पर आप इसे बांट सकते हैं। सबसे पहले 9.1 आ रहा है, उसके बाद 9.2 की बात हो रही है, सब्सिक्वेंटली 9.3, 9.4 और 9.5, बेसिकली 5 पार्ट में बटा हुआ है, बट मैंने 4 पार्ट किए हैं। यदि मैं 9.1 की बात करूं तो इट्स अ जनरल चार्ज, ये जनरल बात करता है, जनरल चार्जिंग प्रोविजन एंड रिलेटेड टू द कलेक्शन बातें की गई है। 9.2 टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 9.3 and 9.4 is talking in respect of RCM, reverse charge mechanism, whereas 9.5 is talking in respect of e-commerce operator. 9.5 is talking in respect of e-commerce operator. ठीक है, चार्जिंग प्रोविजन किस बारे में बात करता है? जनरली लेवी और कलेक्शन। तो मेनली ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज 9.3 और 9.4 की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? 9.4 और 9.5 की यदि मैं बात करूं, 9.3, 9.4, 9.5 की, तो ये जो पार्ट है बेसिकली इट्स टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इट्स टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन। ये किस बारे में बात कर रहा है? बेसिकली इट्स टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। जबकि 9.1 इज द एक्चुअल प्रोविजन, 9.2 जो है वो आर्टिकल 246A के एक्सप्लेनेशन को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया। 246A के एक्सप्लेनेशन को इफेक्ट देने के लिए बेसिकली ड्रॉ किया गया। अब हम 9.1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर 9.2, 9.1 पढ़ेंगे, उसके बाद 9.3, 9.4 में और लास्ट में 9.5। उसी के साथ ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा और फिर हम आएंगे सेक्शन 5 में। इज इट क्लियर? सेक्शन 9 में आ जाए। चलिए 9.1 क्या बोलता है देखते हैं। क्या पढ़ रहा हूं मैं आपको? क्या पढ़ा रहा हूं? सेक्शन 9.1 जनरल चार्जिंग प्रोविजन का पहला सबसेक्शन। सेक्शन 9.1 क्या बोलता है? चलिए आ जाइए 9 में आ जाइए। और 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9.1, कंप्यूटर जी 9.1 बताइए कहाँ है? ये लीजिए, ये आ गया। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसे पहली वर्डिंग की क्या लिखी है कि आप 9.1 को पहले छोड़ो और 9.2 को पढ़ो। वो क्या बोल रहा है? बिकॉज 9.2 इज गोइंग टू बी प्रिवेल ओवर 9.1। क्या बोला? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। कहने का मतलब क्या है? पहले मुझे 9.2 में जाना चाहिए। अच्छा, मेरा 9.2 क्या बोल रहा है? चलो पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है? द सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या है बेटा? सेंट्रल टैक्स का मतलब होता है CGST। The CGST on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel। अच्छा, ये लिस्ट पढ़ के आपको कुछ याद आया? हाँ जी सर, याद आया। ही इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 PP, दैट इज जो हमने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन आर्टिकल 246A में पढ़ा था, ये वही बातें कर रहा है। 5 PP शैल बी लेवीड with effect from the date notified by the government on the recommendation of the GSTC। क्लियर है क्या बोला गया? आर्टिकल 246A को थोड़ा याद करो जरा। आर्टिकल 246A मुझे क्या बोलता था सर? आर्टिकल 246A बोलता था जनरली कि GST going to be levied in respect of the following 5 PP
with effect from the date notified by the central government on the recommendation of the GSTC council. यही बोला गया था, यही बोला गया था। उसी आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन को इफेक्ट देने के लिए हमने 9(2) डिजाइन किया और 9(2) में जाके बोला कि सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी शैल बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी। और किसकी सप्लाई के ऊपर? ऑन द सप्लाई ऑफ 5 pp। इसका मतलब यह हुआ कि 9(1) जो बातें कर रहा है वो अदर देन 5 pp राइट नाउ मतलब करंट सिनारियो में बात करूं तो वो 5 pp को छोड़ के बाकी कमोडिटी के बारे में बात करेगा। आंसर इज यस। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी, शैल वर्ड यूज कर रहा है। वाई शैल, वाई नॉट मे? बिकॉज लेवी जो है ना, टैक्सेस जो चार्ज हो रहे हैं ना, इट इज अ कंपल्सरी चार्ज, इट्स नॉट अ ऑप्शनल चार्ज। देना है दो, नहीं देना मत दो, ऐसा नहीं चलेगा। यदि चार्ज होता है देन यू हैज टू पे। यदि जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आपको पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से पैसे नहीं है, आज नहीं कल पे करेंगे, नहीं, इट्स अ कंपल्सरी चार्ज। शेल का मतलब यहां पर क्या होता है? शेल का मतलब होता है इट्स अ कंपल्सरी चार्ज, इट्स अ कंपल्सरी चार्ज बाय द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लीगल वर्डिंग पढ़े रहे बेटा, मैं आपको जो बेयर एक्ट है ना उसकी वर्डिंग पढ़ा रहा हूं। जीएसटी में मैक्सिमम मैंने आपको बेयर एक्ट ही पढ़ाया हुआ है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जब भी कोई नया लॉ आएगा तो उसे इंटरप्रीट कैसे करना। आपकी कैपेसिटी में डेवलप करवाते जा रहा हूं 1 by 1। आगे देखो, देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स, मतलब हम लेवी कर देंगे, चार्ज कर देंगे, इंपोज कर देंगे। क्या इंपोज करोगे, क्या लेवी करोगे? टैक्स। कौन सा टैक्स? कॉल्ड द सीजीएसटी, जिसे हम बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे? सीजीएसटी। बिकॉज इट्स अ चार्जिंग प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसलिए ये सिर्फ सीजीएसटी के चार्जिंग की बात कर रहा है। जब आप आईजीएसटी के चार्जिंग प्रोविजन की बात करोगे तो वो आईजीएसटी की बात करेगा, यूटीजीएसटी एक्ट के चार्जिंग प्रोविजन की बात करेंगे तो यूटीजीएसटी की बात करेगा, और जब आप बात करेंगे बोलो एसजीएसटी की तो एसजीएसटी की बात करेगा। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। On all intra-state supply of goods और service और both, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट, देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो होना ही था बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 366(12)A, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 366(12)A था वो क्या बोलता था कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। और हमारा जो एक्ट है इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द रीजन यहां पे मुझे लिखना पड़ा एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, ये तो क्या हो गया कि हम जीएसटी को चार्ज कब करेंगे, लेवी कब करेंगे, इंपोज कब करेंगे? कब करेंगे? व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अच्छा, ये इंट्रा स्टेट वर्ड कहां डिफाइन किया गया? एनीबडी? सर, इंट्रा स्टेट वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें हमने पढ़े रखा था whenever there is a place of supply and the location of the supplier within the same state, within the same union territory, then it's considered as an intra-state supply। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। अब जीएसटी तो लग गया, आगे की बात करो। क्या? ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, on the value determined under section 15 and at such rate not exceeding 20% as may be notified by the government। ये क्या बोल रहा है सर? समझ में नहीं आया क्या कहा इसने। अरे इतना सिंपल शब्दों में तो कहा उसने। क्या कहा कि हम सीजीएसटी लेवी कर देंगे किसके ऊपर? ऑन द वैल्यू। आप मुझे बताओ, सपोज मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, यदि प्रोडक्ट को मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैंने 200 रुपए चार्ज किया और उसके ऊपर 12% का जीएसटी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? क्या आप बता पाएंगे? 200 रुपए की वैल्यू है गुड जो सप्लाई किया और उसके ऊपर 12% का जीएसटी का रेट है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी? सर 200 इंटू 12%, कहने का मतलब क्या हुआ? 24 रुपीज। ये भी तो वही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट इज 200 इंटू 12% मतलब जीएसटी रेट, दिस विल बिकम द जीएसटी। अच्छा, सिर्फ चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ इंपोज नहीं करेंगे, उसे हम कलेक्ट भी तो करेंगे ना। एंड कलेक्टेड, क्या लिखा है? एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या? इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, एक्ट में आपने मल्टीपल लोकेशंस में ये बात लिखी हुई देखी होंगी।
बहुत सारे लोकेशंस ऐसे आते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये लिखती है इन सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, इन सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां इन सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा होगा इसका मतलब होता है दैट इज एस पर रूल्स। क्या? दैट इज एस पर रूल्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने इसके लिए कलेक्शन के लिए क्या बना रखा होगा? रूल। ऑलवेज रिमेंबर, लेवी, लेवी तो एक्ट से ही हो जाएगा। लेवी कहां से होगा? लेवी तो सेक्शन 9 से ही हो जाएगा, लेवी सेक्शन 9 से ही हो जाता है, बट कलेक्शन के लिए मुझे रूल्स रिफर करने पड़ेंगे। कलेक्शन के लिए मुझे क्या रिफर करने पड़ेंगे? रूल्स रिफर करने पड़ेंगे। व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज कलेक्शन इज ऑलवेज मैटर ऑफ कन्विंस ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कन्विंस के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाती है और उसे एडमिनिस्ट्रेट करती है। कलेक्शन इज वापस से क्या कहा मैंने? बोलो। कलेक्शन इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कन्विंस ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली रूल्स बना सकती है, बट लेवी जो होगा वो तो एक्ट से ही हो जाता है, एक्ट से ही हो जाता है। कलेक्शन की भी बातें बोली गई, बट क्या बोल दिया गया? इन सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब, इन सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या यहां तक? अच्छा, आगे क्या बोला? एंड शैल बी पेड, शैल बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। हु इज दैट टैक्सेबल पर्सन? तो टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 9(1) और 9(2) समझ में आया? आया क्या? चलो एक बार पहले आपके साथ मैं रीड करता हूं, फिर मैं उसकी समराइज वर्जन में हम उसको ड्राफ्ट करेंगे। क्या? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ये लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी, फील करके पढ़ो, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स टू बी कॉल्ड CGST on all intrastate supply of goods or service or both except the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15, determined as per section 15, and at the rate as notified by the central government on the recommendation of the GSTC council and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। सिंपल है, रीड किया? वापस से करो, क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स टू बी कॉल्ड CGST, टू बी कॉल्ड CGST ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। साथ में रिपीट करो बेटा, यही याद हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at the rate not exceeding 20%, ये MCQ के लिए बना है, not exceeding 20% as may be notified by the central government on the recommendation of the council and collected in such a manner as may be prescribed। in such a manner as may be prescribed का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब हमेशा होता है that is as per the rule and shall be paid by taxable person। चलो, जो अभी आपने पढ़ा, जो आपने अभी रिपीट किया, वो मुझे आप लिखवा सकते हैं। हाँ जी सर। सबसे पहले सेक्शन 9(1) क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू, बोलो, सेक्शन 9(2). अच्छा, 9(2) क्या था सर? 9(2) बोलता था इन रिस्पेक्ट ऑफ 5PP, इन रिस्पेक्ट ऑफ 5PP GST going to be levy from the date, going to be levy from the date notified by, बोलो बेटा क्या? notified by central government on the recommendation of GSTC, on the recommendation of GSTC, notified by central government on the recommendation of the GSTC। तो ये आपका 9(2) का पार्ट खत्म हो गया। अब 9(1) में आ जाइए। 9(1) क्या बोल रहा था सर? 9(1) सबसे पहले बोलता था देयर शैल बी, देयर शैल बी। शैल बी का मतलब क्या होता है? शैल मतलब क्या? इट्स अ मस्ट, मस्ट मतलब कंपलसरी चार्ज, कंपलसरी चार्ज, ये ऑप्शनल चार्ज नहीं है। वेरी गुड बेटा। क्या लिखा है? देयर शैल बी। वापस से मैं लिख दूं, क्या लिखा था? देयर शैल बी,
देयर शैल बी क्या बोल रहा था, तो यदि आपने प्रॉपरली चार्जिंग प्रोविजन को एनालाइज किया होगा तो बेसिकली वो दो मुद्दों के बारे में बात करता है। एक तो वो बोलता है लेवी के बारे में, किसके बारे में बात करता है वो, लेवी, और दूसरी जो बात करता है वो किस बारे में बात करता है, कलेक्शन। किस किस बारे में बात कर रहा है वो, वन इज द लेवीड, अनदर वन इज द कलेक्शन। किस बारे में बात करता है, लेवी और कलेक्शन। लेवी का मतलब क्या होता है, यदि मैं लेवी को डिफाइन करना चाहूं तो लेवी इज नथिंग बट द चार्ज करना, इम्पोज करना, डेट इज राइट टू कलेक्ट। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक और बात बताई थी, लेवी इज नथिंग बट द डेट इज अ टैक्सेबल इवेंट, यही बोला था ना, तो लिख देते हैं वही, क्या, डेट इज टैक्सेबल इवेंट। ये क्या बताएगा, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, देयर शैल बी लेवीड, क्या बोला था, बताओ फटाफट बोलो, देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स। क्या लेवी करोगे आप, सर हम एक टैक्स लेवी करेंगे। अच्छा, वो टैक्स कौन सा होगा, चलो बताओ। सर उस टैक्स को हम बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे, हम उसको बुलाएंगे सीजीएसटी के नाम से। कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी। ठीक है, हमने क्या बोला, देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स टू बी कॉल्ड सीजीएसटी। ठीक है, ऑन किसके ऊपर लेवी करोगे आप, तो हमने कहा सर हम लेवी करेंगे ऑन ऑल इंट्रा, बोलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, on all intra-state supply of what, on all intra-state supply of goods and oblique or services, and oblique or services, यही बोला हुआ था। बट सर वहां पे कुछ और भी बोला था, हाँ बेटा बताइए क्या बोला था, सर वो बोल रहा था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको छोड़ के। और ऐसा क्यों बोला था उसने, सर ये बोला गया था बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 366(12)A। क्लियर है, तो दिस इज नथिंग बट द, ये जो आपने अभी अभी मुझे ड्राफ्ट करके दिया है ना, दिस इज नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसके आगे भी कुछ बोल रहा था, हाँ जी सर बोल रहा था, वो बोल रहा था कि हम सीजीएसटी लेवी कर देंगे, चार्ज कर देंगे, इंपोज कर देंगे ऑन द वैल्यू, यही बोला था ना, क्या बोला था, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एट द रेट, और क्या बोला था बताइए, और क्या बोल रहा था, एट द रेट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है, रेट्स एज डिटरमाइंड बाय द, क्या लिखे यहां पे बताओ, क्या, एट द रेट्स, लिखो, लिखिए, एट रेट नोटिफाइड बाय, कौन नोटिफाई करेगा रेट, ऑल ऑफ यूर अवेयर, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, yes, GSTC, on the recommendation of the GSTC, but very important, maximum rate can be 20%, maximum rate can be 20%। जो भी डिसाइड करना आपको विद इन 20% ही डिसाइड करना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 20%। तो इंडिया में जितनी भी रेट्स दी गई है वो हाल फिलहाल 20% के अंदर ही, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटीसी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको नॉर्मल वे में मैं लिखना चाहूं जो अभी अभी आपने लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, कि जीएसटी दैट इज, रादर मैं ऐसा बोलूं, सीजीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट। और ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कहां से आएगी, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, रेड विथ, क्या लिखूंगा मैं, रेड विथ वैल्यूएशन रूल्स, इसके लिए हमने वैल्यूएशन रूल्स भी बना रखे हैं, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, वैल्यूएशन रूल्स। अच्छा, अब यदि मैं रेट्स की बात करूं, तो रेट्स कौन नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया मैक्सिमम कितना हो सकता है 20%। तो क्या हमने कोई रेट डिसाइड कर रखी है, हाँ जी गवर्नमेंट ने रेट्स दी है। सर कौन कौन सी रेट दी है, सबसे पहली रेट है 0.125%, ठीक है, सेकेंड रेट इज नथिंग बट द 1.5%, थर्ड रेट इज नथिंग बट द 2.5%,
नेक्स्ट वन इज द 6%, नेक्स्ट वन इज द 9%, ठीक है। और कोई रेट बच गई क्या? यस 14%, लास्ट वन इज द 14%। कौन कौन सी रेट है? देखो पहले तो आपकी 0.125% हो गई, इसके बाद जो नेक्स्ट रेट मैंने आपको बताई वो कौन सी बताई? 1.5%। इसके बाद कौन सी रेट बताई है? 2.5%। क्लियर है, बात समझ में आई? इसके बाद जो नेक्स्ट रेट आती है, जो आपने जनरली मैक्सिमम देखी होगी प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट इज अ 6%, 9% एंड 6%, 9% एंड बोलो और कौन सी देखी है आपने? सर हमने देखी है 14%। आपने यदि एसी लिया होगा तो उसमें आपको 14% सीजीएसटी लगाऊंगा और 14% एसजीएसटी। तो दिस ऑल आर द रेट प्रिवेलिंग इन इंडिया राइट नाउ। बट कोई भी रेट क्या 20% को एक्सीड कर रही है क्या? नहीं, मैक्सिमम रेट आज की डेट में जो इंडिया में, दैट इज 14%। नहीं सर हमने तो 28%, आपने कहा भी था एसी के ऊपर 28%। अरे बट 14% जीएसटी है और 14% एसजीएसटी है, 14% सीजीएसटी है एंड 14% एसजीएसटी है। ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। क्लियर है? अब यदि इसमें ही मैं थोड़ा सा और आपको डिजाइन करके दूं तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? सर टैक्सेबल इवेंट इज नथिंग बट द, एनीबॉडी कोई भी बता दो, कोई भी बता दो। सर टैक्सेबल इवेंट इज नथिंग बट द इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये जो मैं डॉटेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं ना, दैट इज नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। दिस इज नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब यदि समझ में आ गई तो अब मैं बात करता हूं कलेक्शन की। कलेक्शन के लिए मुझे दो पार्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ दो पार्ट क्यों? बिकॉज कलेक्शन में उन्होंने दो बातें की थी। पहला तो उन्होंने जो कहा था वो क्या कहा था कि कलेक्शन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कलेक्शन इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? डेट इज एज पर दी रूल्स। इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया? डेट इज एज पर दी रूल्स, डेट इज एज पर दी रूल्स। अच्छा, रूल्स जनरली कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने क्या इस पर्पस के लिए कोई रूल बना रखे हैं? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया डेट इज सीजीएसटी रूल्स 2017। अर्लियर डेज में क्या होता था? हर एक पर्पस के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते थे। जैसे वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन रूल्स होते थे, ठीक है, क्रेडिट के लिए क्रेडिट रूल्स होते थे एंड सो ऑन। बट जीएसटी में हमने क्या किया? हमने सिर्फ रूल्स एक ही रूल्स बनाए हैं, उसी में सारे पार्ट दे दिए 1 2 3 4 5 6। कुछ रूल्स रिलेटेड टू वैल्यूएशन है, कुछ रूल्स रिलेटेड टू द क्रेडिट है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीजीएसटी रूल्स हमने बना रखा है। सर इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था? सेकेंड पार्ट बोल रहा था बेटा पेड बाय टैक्सेबल पर्सन एंड पेड collection in such a manner as may be prescribed and paid by taxable person. And what do you mean by the taxable person? कोई बच्चा बता पाएगा? taxable person का मतलब होता है, taxable person का मतलब होता है person who is either registered under the GST or liable to be registered। मतलब अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बट उसकी लाइबिलिटी आ गई है, तो उससे भी मैं क्या मान लूंगा? टैक्सेबल पर्सन। तो यहां पे क्या लिखूं? रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन लायबल टू रजिस्टर। अंडर जीएसटी, लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जिंग प्रोविजन। अब आप चार्जिंग प्रोविजन को ऑल टुगेदर यहां पे आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाइड मैनर में हमने क्या बोला? सेक्शन 91 सिंपली सेज दैट, साथ में रिपीट करना, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या था? 92 बोल रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ 5pp GST is going to be levied with effect from the date notified by the central government on the recommendation of the GSTC council। क्लियर है? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 देयर शैल बी। शैल का मतलब क्या है बताओ जरा?
शैल का मतलब यहाँ पर क्या होता था सर, शैल का मतलब होता था दैट इज इट्स अ कंपल्सरी चार्ज, इट्स नॉट अन ऑप्शनल चार्ज, इट्स अ कंपल्सरी चार्ज, देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स, हम लेवी कर देंगे, चार्ज कर देंगे, इम्पोज कर देंगे टैक्स को, कौन से टैक्स को, टू बी कॉल्ड सीजीएसटी, जिसे हम किस नाम से बुलाएंगे, सीजीएसटी, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई वर्ड कहां डिफाइन किया गया है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन, बोलो, सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर, और ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली बात कहां से आ गई, ये बात आई आर्टिकल 366(12)A से। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई क्या यहां तक? अच्छा, किस रेट से आप अप्लाई करोगे, तो हमने बोला कि इट्स नथिंग बट द ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, दैट इज ये किस बारे में बात कर रहा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में, at the rate as notified by the central government on the recommendation of the GSTC council, however subject to maximum 20%, however subject to maximum 20%। तो गवर्नमेंट ने राइटली कौन कौन सी रेट नोटिफाई करके रखी है सर, सबसे पहली जो रेट नोटिफाई करके रखी है गवर्नमेंट ने, दैट इज 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%, दिस ऑल आर द रेट जो कि करेंटली अवेलेबल है। अब मुझे बताइए इसके बाद और क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कलेक्शन हम करेंगे, कलेक्शन किस मैनर में करेंगे, कलेक्शन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, क्या बोला गया, कलेक्शन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, क्या बोला गया, कलेक्शन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज एज पर दी रूल्स, एंड सेकंड पार्ट बोला गया पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। इज इट क्लियर, क्या सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं। अब जब डाउट ही नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं कहां पर आ रहा हूं, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चार्जिंग प्रोविजन। 9.1 और 9.2 हमारा हो चुका है, नाउ वी आर कमिंग इनटू 9.3, 9.4 एंड 9.5। अब 9.3 और 9.4, 9.5 ये क्या बोल रहे थे, तो पहले जनरल कुछ हम बातें कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि 9.3, 9.4 एज वेल एज 9.5 इज प्योरली टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हु इज लायबल टू पे जीएसटी। किस बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा, क्या क्या रेफर करना पड़ेगा, सेक्शन 9.3 एंड 9.4 एज वेल एज 9.5। क्लियर है, बात समझ में यहां तक, बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए पर्सन लायबल टू पे जीएसटी मतलब क्या, कैन वी से पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, इसका मतलब इट्स नथिंग बट द टैक्सेबल पर्सन, कैन वी से दैट, व्हाट डू मीन बाय द टैक्सेबल पर्सन, एक बार बताओ तो जरा मुझे सर। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन हु इज लायबल टू ईदर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, बट ऑब्वियस उसका मतलब क्या हुआ कि टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब यदि मैं पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी की बात करूं या टैक्सेबल पर्सन की बात करूं, तो दैट इज द ओनली पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी। अब जीएसटी में नॉर्मल वर्किंग क्या होती है सर, जीएसटी ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। और क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या होगा, सप्लायर सप्लाई करेगा इधर गुड्स या सर्विस की टू द रेसिपिएंट, ठीक है। इन टर्न रेसिपिएंट इसको क्या करेगा, कंसीडरेशन देगा। अब इसमें यदि हम थोड़ा सा और डिटेल में चले जाए तो सप्लाई यहां पर टैक्स इनवॉइस भी इशू करेगा, बोलते जाओ हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ में आई क्या, टैक्स इनवॉइस भी इशू करेंगे क्या हम, ऑफ कोर्स टैक्स इनवॉइस भी हम इशू करेंगे। अच्छा, टैक्स इनवॉइस में क्या जीएसटी भी चार्ज किया गया होगा, यस। तो जो कंसीडरेशन मुझे मिला है इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग जीएसटी, यस। रिसिपेंट से जो हम कंसीडरेशन लेंगे दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग जीएसटी। अब मैंने कस्टमर से कंसीडरेशन तो कलेक्ट कर लिया, कंसीडरेशन में क्या जीएसटी वाला भी पार्ट है, आंसर इज यस। और अब जीएसटी वाला पार्ट भी है तो क्या वो जीएसटी वाले पार्ट को भी मुझे गवर्नमेंट को हैंडओवर करना पड़ेगा, यस। तो ये गवर्नमेंट को पे करके कौन आएगा, सप्लायर। बर्डन इज नो डाउट, बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। किसके पॉकेट से टैक्सेस निकले, कंज्यूमर के पॉकेट से निकले, रेसिपिएंट के पॉकेट से निकले, बट पे कौन करेगा, सप्लायर पे करेगा। इन जनरल इट इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जीएसटी इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या बर्डन हमने शिफ्ट कर दिया, यस। वी आर जस्ट वर्किंग लाइक अ कलेक्टिंग एजेंट कि गवर्नमेंट के बिहाफ में मैं कस्टमर के जेब से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करके आ रहा हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, जब जब
सप्लायर हमारा गवर्नमेंट को पे करेगा, तब तक इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ इंटरेस्टेड सप्लायर लायबल टू पे जीएसटी। और कौन सा जीएसटी पे करेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यदि इंटरेस्टेड सप्लाई। और कैसे पे करेगा, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, यदि आपको इंपोर्ट वाला हमारा केस याद हो, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू बिकम, बोलो, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से टैक्सेस कलेक्ट कर पाना रियली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम इंपोर्ट का केस ले ले, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, ये सप्लायर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द रिसिपेंट। अब सप्लायर कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट कहाँ है, इंडिया में। आउटसाइड इंडिया से क्या मैं टैक्स वसूल कर पाऊंगा, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या बोलते हैं, सप्लायर की कॉलर को छोड़ो और किसकी कॉलर को पकड़ो, रिसिपेंट। मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी, रिसिपेंट। सर रिसिपेंट पे करेगा क्या, हाँ जी, तो सर फिर तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। अरे नहीं बेटा, आप मुझे बताओ, क्या अल्टीमेट बर्डन रिसिपेंट के ऊपर ही था, हाँ जी। तो अभी अभी तक क्या हो रहा था कि रिसिपेंट से हम कलेक्ट कर रहे थे और फिर गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, तो यहां पर भी तो रिसिपेंट को ही बर्डन है। इट्स जस्ट, मैंने आपको कहा ना, कलेक्शन इज अ मैटर ऑफ कन्वेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, कंफर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। इसलिए तो हमने लिखा था कलेक्शन इज सच अ मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, मीनिंग देयर बाय कि कलेक्शन गवर्नमेंट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली रूल्स बना के कर सकती है। अब यदि मुझे लग रहा है कि देयर आर चांसेस ऑफ रेवेन्यू लीकेज इफ यू विल गो सोली बाय द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लायर से कनेक्ट ना करते हुए रिसिपेंट की कॉलर पकड़ेगी। एंड इतना ही नहीं, चलो मैं इसमें और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने डिविडेंड के बारे में बात करते थे ना, वैसे इंश्योरेंस एजेंट। अब ये आपका इंश्योरेंस एजेंट है, ये आपका क्या बेटा, इंश्योरेंस एजेंट है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस एजेंट इज अ सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनी इज अ रिसिपेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट तो नंबर में बहुत सारे हैं ना, लाखों इंश्योरेंस एजेंट है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ये सारे वन बाय वन एक एक इंश्योरेंस एजेंट को कवर कर पाना, उनसे टैक्स कलेक्ट कर पाना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लायर की कॉलर छोड़ के रिसिपेंट से कलेक्ट कर लेती है डायरेक्टली, जस्ट लाइक अ डिविडेंड जो हम इनकम टैक्स में बढ़ते थे। और इतना ही नहीं, कलेक्शन के कंफर्ट के लिए सम टाइम गवर्नमेंट गो बियॉन्ड, मतलब क्या, सप्लायर एज वेल एज रेसिपेंट को छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी से कलेक्ट करेगी। अब वो थर्ड पार्टी क्या होगी, जनरली वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। हम देखेंगे ऐसा क्या होता है, ऐसे क्यों होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कैसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि नो डाउट इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स, no doubt it's a indirect tax, but also collection sometime it may happen to give the safeguard to the interest of revenue। गवर्नमेंट टैक्सेस सप्लायर से कलेक्ट ना करते हुए या तो रिसिपेंट या किसी और पर्सन से कलेक्ट करेगी। यदि रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो हम उसे रिवर्स चार्ज कहेंगे, और यदि टैक्स किससे कलेक्ट किया जा रहा है, और यदि टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द अदर पर्सन, तो देखेंगे क्या होगा उस केस में। ठीक है। तो बेसिकली यदि मैं आपको पर्सन लायबल टू पे जीएसटी के बारे में बातें करवाना चाहूं, तो इससे मुझे एज पर द लीगल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तीन पार्ट में। सर व्हाट आर दैट थ्री पार्ट, तो पहला पार्ट इसमें आता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या आएगा बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है। सेकेंड पार्ट इसमें जो हम कवर करेंगे दैट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। whenever we will make a collection from the recipient, तो it's considered as a reverse charge mechanism। एंड लास्ट वाला केसेस रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड पर्सन, दैट इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कहने का मतलब हुआ बेटा ईसीओ, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यदि मैं प्रोविजन वाइज बातें करूं तो ये जो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है इसके लिए तो जनरल कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया गया है। जनरली 9(1) में भी आप बोल दो तो भी चलेगा।
हाउएवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए जो प्रोविजन है दैट इज ईदर सेक्शन 93 ऑब्लिक सेक्शन 94 जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेयर एज यदि मैं बात करूं ई कॉमर्स ऑपरेटर की तो जो प्रोविजन बनाया गया है दैट इज सेक्शन 95, सेक्शन 95। अब एक एक करके यदि हम बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम क्या बोलते हैं कि टैक्सेबल पर्सन, कौन बेटा, टैक्सेबल पर्सन, कौन टैक्सेबल पर्सन, मेकिंग अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, डेट इज मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेट इज सप्लायर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सप्लायर की बात कर रहा हूं। तो सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज ये आपका सप्लायर हो गया, ये आपका रिसिपेंट हो गया, ठीक है, ये आपका सप्लायर हो गया, ये आपका रिसिपेंट हो गया। सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसकी सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज, क्लियर है। इसके बदले में रेसिपेंट क्या देगा इसे, सर रेसिपेंट देगा कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, हाँ जी सर इंक्लूडिंग जीएसटी। और ये जो जीएसटी वाला एलिमेंट है ये सप्लायर किसको पे करके आएगा, टू द गवर्नमेंट, किसको पे कर देगा, टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्या पे कर देंगे हम, जीएसटी। दिस इज द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एकदम सिंपल है। बट यदि मैं रिसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं तो आप मुझे बताइए हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, सर रेसिपेंट। कौन पे करेगा बेटा, रेसिपेंट पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही ना, इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्स चार्ज। जबकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में कौन पे करेगा, ऑफ कोर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखेंगे इसका भी डायग्राम मैं आपको बना के देता हूं। बट रेसिपेंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर से हम आखिर पे क्यों करवा रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि कलेक्शन इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कन्विंस, मैटर ऑफ कंफर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना कि कलेक्शन का जो मैटर है ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब इट इज अ कंफर्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली कलेक्शन डिसाइड करती है किससे करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, सप्लायर से करना है, रेसिपेंट से करना है और किसी से करना है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंफर्ट, ठीक है। तो यहां पर पहले हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1 लिखो, ऐसा क्यों किया जा रहा है, टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्या लिखूं, टू प्रोवाइड सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, सेफगार्ड का मतलब हो गया दैट इज अ प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड सेफगार्ड और प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट लिख लो या रेवेन्यू लिख लो या डिपार्टमेंट लिख लो, सब एक ही बात है। डिपार्टमेंट भी लिख देता हूं ताकि आपको रेवेन्यू ना समझ में आए तो डिपार्टमेंट। और दूसरा इसका रीजन जो है वो रीजन क्या है, इट इज कलेक्शन इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्शन करती है। तो यदि सप्लायर से कलेक्शन पॉसिबल नहीं है देन वी विल गो बियॉन्ड, और हम सप्लायर को छोड़ के किससे कलेक्ट करेंगे, रेसिपिएंट से, सिंपल है सर। या फिर और किसी से कलेक्ट करेंगे जिससे टैक्सेस कलेक्ट हो पाए, रेवेन्यू लूज करने से अच्छा और किसी से कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, कंफर्ट और कन्वेंस, या बस कंफर्ट लिख लो, डेट्स इट, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट। कलेक्शन इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिपार्टमेंट, क्लियर है यहां तक बात समझ में। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा मैं और आगे करूं, आगे बढ़ूं, तो आप मुझे बताइए, सॉरी आप मुझे बताइए कि रेसिपेंट के केस में क्या होगा। सर रेसिपेंट के केस में क्या होगा बेटा, सप्लाई तो सप्लायर ही करेगा, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया तो सप्लाई रिसिपेंट कर रहा है, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। सप्लाई कहाँ से होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज बाय द सप्लायर टू द रेसिपेंट, क्लियर है।
और रिसिपेंट इन टर्न क्या करेगा, रिसिपेंट इन टर्न जो है वो कंसीडरेशन देगा, बट इस कंसीडरेशन में जीएसटी का एलिमेंट मिसिंग होगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं होगा, बिकॉज जीएसटी की लाइबिलिटी हमने किसके ऊपर डाल रखी है, बोलो, जीएसटी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को रिसिपेंट खुद पे करेगा। इज इट क्लियर, कैसे पे करेगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब यदि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करूं तो अगेन ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में क्या होगा, इसमें थोड़ी सी बातें अलग होगी, ये आपका सप्लायर है, ये आपका रेसिपेंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को अभी मैं ज्यादा बातें करना नहीं चाह रहा यहाँ पर, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी से समझा के खत्म कर दे रहा हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ओला, ओला इज नथिंग बट, ओला क्या है, ओला इज नथिंग बट, ओला इज नॉट अ सप्लायर नॉर अ रेसिपेंट, it's just providing a electronic platform to connect supplier and recipient. It's just a electronic that is platform in order to facilitate, in order to connect driver with the customer. तो ये आपका ड्राइवर हो गया, सप्लायर इज अ ड्राइवर, रेसिपेंट इज कस्टमर, और ये आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, दैट इज अ ओला फॉर एग्जाम्पल। और ओला इन दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। हम किससे कनेक्टेड रहते हैं, हम ओला से, हम ना ड्राइवर से कनेक्टेड है, ना ड्राइवर हमसे कनेक्टेड है, हम जो कनेक्टेड है वो किससे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, दैट इज अ ओला। ओला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू कनेक्ट द सप्लायर एंड रिसिपेंट, और अल्टीमेट सप्लाई कौन करने वाला है, सप्लायर। अल्टीमेट सप्लाई कौन करेगा, सप्लायर, ये सप्लाई होगी। और इन रिटर्न कंसीडरेशन भी कहां से आएगा, या तो ओला के थ्रू आएगा या फिर किसके थ्रू आएगा, दैट इज डायरेक्टली आएगा, डिपेंड करेगा, मैं आपसे ये बातें करूंगा। और हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी, जीएसटी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल अबाउट पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तो यदि मैं 9394 की बात करूं तो वहां पर क्या दिया गया है, बेसिकली आरसीएम। देखो स्पेसिफिक केसेस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। जनरली क्या होगा, जनरली सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, हाउएवर इन सर्टेन केसेस वी नीड टू गो बियॉन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और हम किसकी कॉलर पकड़ेंगे, रेसिपेंट। और इन सम केसेस यदि रेसिपेंट से भी कलेक्ट ना कर पाए, वो भी हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो, तो हम थर्ड पार्टी से कलेक्ट करेंगे, और थर्ड पार्टी यहां पर जो बताई गई है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। हम किस तरीके से इसे कवर करेंगे, देखो एफसीएम पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पूरा कवर हो जाता है। हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले 93, 94 और उसके बाद 95, जैसे ये खत्म हो जाता है वैसे हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। तो अब चलिए 93 और 94 पढ़ सकते हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 93 और 94, बेसिकली 93 और 94 किस बारे में बात करें पहले ये बता दो। यस एवरीवन, किस बारे में बात करें, सेक्शन 9394 चार्जिंग प्रोविजन चल रहा है, सेक्शन 93 एंड 94 की बात कर रहे हैं। एंड दोनों प्रोविजन जो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आरसीएम। आरसीएम क्या होता है कि सपोज ये सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है, सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज टू द रेसिपेंट। ठीक है, और रेसिपेंट इन टर्न क्या देगा, इससे कंसीडरेशन। बट इफ that supply is covered either under section 93 or section 94, then recipient is liable to pay GST to the government under the reverse charge, under the reverse charge, under reverse charge। ठीक है, इधर अंडर सेक्शन 93 और अंडर सेक्शन 94 एज द केस में भी। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करता हूं, आपके लिए ना कुछ और बातें कर लेता हूं। जस्ट वेट, हाँ जी, सर क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, बातें करने के लिए आपको मुझे ना पहले प्रोविजन दिखाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर आके वापस से आपसे बात करूंगा। प्रोविजन कहाँ है, चलो देखो प्लीज एवरीवन, 9394 के प्रोविजन में आ जाइए। 91 और 92 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग इनटू 93 एंड 94। प्रोविजन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट में
पॉइंट टू बी नोटेड मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, ये लाइन तो ना मस्ट है, हर जगह आ जाएगी। वाई? बिकॉज जो कुछ भी आपको करना है वो कैसे करना है सर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी, और नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो बातें तो हमेशा कंफर्म रहेगी। स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कैटेगरीज, बोलो, स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच, जिसके ऊपर टैक्स, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपेंट, जिसके ऊपर क्या हम कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटीसी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन नोटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं, जिसके लिए रिस्पेक्टिव टैक्स शैल बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपेंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एंड यहां पे आगे क्या लिखा है वो पढ़ो। एंड all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or service or both। कहने का मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे प्रोविजन जो कि हमने सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, जो कि हमने सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू रिसिपेंट। दैट इज, ये लाइन लिखकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मुटेटिस मुटेंडिस, ऑल दोस प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल टू सप्लायर इज इक्वली एप्लीकेबल टू द रिसिपेंट, इज इक्वली एप्लीकेबल टू द रिसिपेंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? यदि बात समझ में आ गई तो हमने सिंपली ये बोला है कि सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सप्लायर को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा एंड सो ऑन, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। वो सारे के सारे प्रोविजन एक लाइन में मैंने किसको एप्लीकेबल करवा दिया? रिसिपेंट। देखो वापस से पढ़ो। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपेंट एज इफ, जैसे कि वो सप्लायर को एप्लीकेबल होते, उसी इंटेंसिटी में वो सारे के सारे रिसिपेंट को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये आपका 9(3) का प्रोविजन है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बात करूं 9(4) के प्रोविजन की, तो 9(4) का पुराना प्रोविजन इन्होंने डिलीट करके नया प्रोविजन लाया है। चलो पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा नया क्या है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पढ़ ले फिर मैं बताता हूं। स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल in respect of supply of a specified category of goods or service or both from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient। और आगे क्या लिखा है? and all the provision of this act shall apply mutatis mutandis। मतलब ये जो 9(4) का सेकंड वाला पार्ट है और 9(3) का जो सेकंड पार्ट है, दोनों वन एंड द सेम है, दोनों सिमिलर है, तो अलग से बात करने की जरूरत नहीं है कि रेसिपेंट को वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि एक सप्लायर को एप्लीकेबल होते हैं। हाँ जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या था? पहले बोला गया था कि इफ अनरजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग एनी सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन, देन रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी। और ये प्रोविजन उन्होंने इतना इम्प्रैक्टिकल, दैट इज अनरियलिस्टिक बनाया था कि प्रोविजन जब से आया तब से इन इट्स इंसेप्शन से पहले 2 महीने के लिए अप्लाई हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे अबेंडन कर दिया था। अबेंडन मतलब क्या? इन्होंने इसको डीएक्टिवेट करके रखा था और डेट सिर्फ सिंपली आगे बढ़ाते जा रहे थे और ये एक्टिवेट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये प्रोविजन की इंटेंसिटी समझो आप। पुराना वाला जो प्रोविजन था वो क्या बोलता था? व्हेनेवर एनी सप्लाई मेड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू any supply to registered person, then registered person liable to pay GST under RCM। अब मुझे चाय वाले ने गुड्स सप्लाई किया, दैट इज चाय सप्लाई की, चाय वाला इज अनरजिस्टर्ड, आई एम रजिस्टर्ड। इसका मतलब क्या हुआ जानते थे आप? कि वो चाय के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने स्टेशनरी परचेस की, वो दुकानदार जो था, बंदा जो था, वो छोटी सी दुकान थी, अनरजिस्टर्ड था, मैं रजिस्टर्ड हूं, मुझे उसके ऊपर भी जीएसटी। मतलब जितनी भी अनरजिस्टर्ड सप्लाई हुआ करती थी, वो सारी सप्लाई जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को होती थी, उन सारी सप्लाई में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता था और रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। इतना हार्श प्रोविजन था
जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। इसलिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले 2 महीने अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट ने इसे आगे बढ़ा दिया, डिफर कर दिया कि चलो पहले सेटल हो जाने दो फिर हम इसे अप्लाई करेंगे। फिर उसको आगे बढ़ाते 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 1 साल 2 साल 2.5 साल निकल गए। उसके बाद उन्होंने ये प्रोविजन ही उठा के अमेंड कर दिया और अमेंड करके लिखा कि अब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अभी भी है, बट यहाँ पर जो एनी सप्लाई हम पहले बोलते थे वो अब सिर्फ क्या हो गया, स्पेसिफिक सप्लाई, नोटिफाइड सप्लाई। डट टू रजिस्टर्ड पर्सन भी कैसा, यदि वो स्पेसिफिक है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब हमने इसका दायरा जो है ना, वो दायरे को हमने बहुत 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 कम कर दिया। समझ में आया? तो अल्टीमेटली 9.3 और 9.4, अभी 9 रिवर्स चार्ज कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, बट एक बात हमको समझ में आ गई कि रेसिपेंट को, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आरसीएम में रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी, और क्या मैं ऐसा लिख दूं, ऑल द प्रोविजन, क्या लिखूं, ऑल द प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन, विच इज एप्लीकेबल टू द सप्लायर, ऑल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो सप्लायर, क्या इक्वली एप्लीकेबल टू रेसिपेंट, आंसर इज यस। क्या लिखूं, इक्वली एप्लीकेबल टू रेसिपेंट। ठीक है, ये 9.3 एज वेल एज 9.4 में कॉमन बात बोली गई थी। अब 9.3 और 9.4 क्या है, चलिए देखते हैं। 9.3 और 9.4 बेसिकली है क्या, आरसीएम की बातें करता है 9.3 एज वेल एज 9.4। ये हो गया आपका सेक्शन 9.3, ये हो गया आपका सेक्शन 9.4। अच्छा मुझे बताओ सेक्शन 9.3 और 9.4 में किसका दायरा ज्यादा बड़ा है, 9.3 का या 9.4 का? 9.3 जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, और जनरल 9.4 जो हुआ करता था वो यूज टू बी जनरल जब पहले अपॉइंट किया था, बट एज ऑफ नाउ वो भी क्या हो चुका है, स्पेसिफिक हो चुका है, क्योंकि जो नोटिफाइड सप्लाई उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। 9.3 का दायरा पहले बहुत बड़ा होता था, रीजन बीइंग दैट यहाँ पे कोई भी सप्लाई को आप नोटिफाइड कर सकते हो जब आपकी इच्छा हो। आज भी बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी सप्लाई को नोटिफाई कर सकती है अंडर आरसीएम, बट यहाँ पर सिर्फ वही सप्लाई आ सकती है जो कि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, अब यदि मैं 9.3 की बात करूं तो 9.3 क्या बोलता है, वेन एवर देर इज अ सप्लाई, सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई कैसी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बट इट शुड बी नोटिफाइड सप्लाई। कैसी सप्लाई, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विस। नोटिफाई कौन करेगा, नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी, यस यस यस, बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। और यदि ऐसा है देन दैट रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रेसिपेंट क्या पे करेगा, जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा ये यहाँ पे जो नोटिफाई वर्ड हमने लिखा है, ये क्या लिखा हमने, नोटिफाइड, इट शुड बी नोटिफाइड बाय, गुड्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटीसी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए कोई नोटिफिकेशन अभी तक इशू किया है, आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स भी नोटिफाई कर रखे हैं और सर्विस भी नोटिफाई करके रखी है। नोटिफाइड गुड्स भी है एज वेल एज नोटिफाइड सर्विसेज भी है। और क्या हमें ये पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी, जनरली गुड्स जो है 6 गुड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है। वो 6 गुड्स कौन कौन से हैं, वन इज अ सिल्क यॉन, another one is a bidi wrapper, tobacco, there is a difference between the bidi wrapper and tobacco। bidi wrapper मतलब, tobacco मतलब जो बीड़ी के अंदर का मटेरियल होता है, that is a tobacco, टेक्निकल एनालिसिस है बेटा। और बीड़ी रैपर मतलब क्या, जो तेंदू लीव्स होती है ना जिसका रैपर बनाया जाता है। सिगरेट में जैसे रैपर जो होता है वो पेपर का होता है, वैसे ही बीड़ी में रैपर जो होता है वो लीव का होता है। कौन सी लीव, बीड़ी, दैट इज सॉरी तेंदू लीव। वो तेंदू लीव को हम क्या बोलते हैं, बीड़ी रैपर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लॉटरी मैं लिख देता हूँ, गुड्स हमारे काम के नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बट गुड्स हमें नहीं पढ़ने, हमें जो पढ़ना है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्विसेज।
मल्टीपल सर्विसेज को इन्होंने नोटिफाई करके रखा और वो सारी की सारी सर्विसेज हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। मल्टीपल सर्विसेज नोटिफाई की और वो सारी की सारी सर्विस हमें याद रखनी पड़ेगी। सर यहाँ पे गुड्स में क्या क्या है, तो गुड्स में पहले कुछ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वन इज अ कैस्यू नट, ठीक है, अनदर वन इज अ बीड़ी रैपर, ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ टोबैको। इसके बाद और क्या मैंने आपको बताया, सिल्क यॉन, सिल्क यॉन के बाद लॉटरी, लॉटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द आइटम जो कि हमने रिवर्स चार्ज में कवर किया। और लेटेस्ट में यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स भी आ गए, सेकेंड हैंड गुड्स, this all are the list, all are the goods which are notified by the government for the purpose of RCM। is it clear? सर्विसेज बहुत सारी नोटिफाई की गई है जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर डेट इज 9.4 की यदि मैं बात करूं तो 9.4 बहुत ही स्पेसिफिकली अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 9.4 में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या बोलता है कि वेन एवर सप्लायर इज प्रोवाइडिंग, ये पहले नॉर्मल प्रोविजन में आपको बता दूं उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है, व्हेनेवर योर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, सप्लायर कैसा है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई टू द रेसिपिएंट, ठीक है। और जो रेसिपिएंट है आपका वो कैसा है, रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब पहले क्या होता था, सिर्फ इतना ही बोला गया था, वेन एवर एनी सप्लाई बिटवीन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड देन आरसीएम इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। क्या बोल दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आरसीएम जो है जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा और देन आरसीएम अंडर सेक्शन 9.4 टू द गवर्नमेंट। बट ये इतना इम्प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक प्रोविजन बनाया था जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंडमेंट्स किया और अमेंडमेंट करके अब इसका जो दायरा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। अब वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट में ऑन द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ये जो पर्टिकुलर लाइन उन्होंने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या लिखते थे, सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड, दैट्स इट। बट अब उसका दायरा कम करके क्या लिखा, स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की भी क्लास स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट। और क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस सप्लाई स्पेसिफाइड कैटेगरी। मतलब क्या हुआ, चलो बताओ मतलब क्या हुआ इसका। सर मतलब ये हुआ कि यहां पर अब जो रजिस्टर्ड होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन दैट शुड बी नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, वो पर्सन कैसा रहेगा, नोटिफाई रहेगा। चलो लिख लो यहां पर, क्या लिखूं मैं यहां पे बताइए, यहां पर मैं लिखता हूं नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, दैट शुड बी नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और सप्लाई को भी नोटिफाई करेगी, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज, देन ओनली यहां पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब हमें जो बेसिकली पढ़ना है ये जितनी भी नोटिफाइड सप्लाई है वो हमें पढ़ना है, बट गुड्स का आरसीएम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने आपको वैसे भी यहाँ पे बता दिया नाम जिस जिसके लिए एप्लीकेबल है, बट मेनली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सर्विस का आरसीएम, जो हम पढ़ेंगे आज नहीं कल, ठीक है। आज हमने चार्जिंग प्रोविजन देखा है, चार्जिंग प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है चार्जिंग प्रोविजन में जो जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है उतना पूरा रिवाइज करिएगा, कल हम अपना आरसीएम का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे अलॉन्ग विद द ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ टाइम परमिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब डे आफ्टर टुमारो में वी आर गोइंग टू लर्न कंपोजिशन स्कीम, अगेन एक ही दिन का चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न टाइम ऑफ सप्लाई और उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तीन चैप्टर प्रैक्टिकल है, कंपोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, तीनों चैप्टर प्रैक्टिकल है। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा आईटीसी, आईटीसी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मिक्स है, और उसके बाद छोटे मोटे जो चैप्टर है पेमेंट, रिटर्न, ये सब थ्योरेटिकल है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।